सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2। पहले पार्ट के अंदर हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील किया था। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स फॉर्मेट में रहेंगे। इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक ये जो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में डाले हैं, इनको तो आप डील करोगे ही करोगे, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपको बीच में देता जाऊंगा, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन और भी जो है सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी का जो है प्रोविजन देता है? तो वो हमारे पास है आर्टिकल 352। अब इन सभी आर्टिकल्स को आप ध्यान से देखिएगा। अब नेशनल इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? नेशनल इमरजेंसी का मतलब उस समय जो है सारी की सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही उस समय जो है सारे के सारे कानून जो है चलते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि नेशनल इमरजेंसी रहती है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बेसिस पर लगाई जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इसका बेसिस है, अगर मान लीजिए हमारा किसी दूसरी कंट्री के साथ जो है वॉर चल रहा है, तो उस केस में जो है इमरजेंसी लग जाती है। दूसरा हमारे पास है, अगर मान लीजिए हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस कोई हो जाता है, कोई वित्तीय संकट हमारे देश में खड़ा हो जाता है, तो उस केस में इमरजेंसी लगती है। और तीसरा जो है इमरजेंसी लगती है, वो लगती है जैसे आर्म्ड रेबेलियन से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्म्ड रेबेलियन मतलब अगर कोई सशस्त्र विद्रोह कर दे तो उस केस में भी जो है इमरजेंसी लग जाती है। अब आपको ध्यान देना है 1977 से पहले इसका जो आर्म्ड रेबेलियन है, पहले आर्म्ड रेबेलियन नहीं था, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्म्ड रेबेलियन की जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, मतलब आंतरिक हमारे देश के अंदर ही कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस केस में जो है इमरजेंसी लग जाती थी। लेकिन जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो उसका कोई सॉलिड बेस नहीं था। वहाँ पर यह कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन वहाँ पर कोई सॉलिड बेस नहीं था। इसलिए 1977 में 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। उसके बाद इस शब्द को हटा दिया गया और यहाँ पर लिखा गया आर्म्ड रेबेलियन, मतलब कोई हथियारबंद कोई गिरोह अगर विद्रोह कर देता है हमारे देश में तो उस केस में जो है इमरजेंसी लगती है। तो थर्ड हमारे पास है आर्म्ड रेबेलियन। तो 3 बेसिस पर हमने देखा कि इमरजेंसी लगती है, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं, अब इन आर्टिकल्स को भी हम एक एक करके देख लेते हैं। मैंने कहा 352 जो है नेशनल इमरजेंसी का जो है प्रोविजन देता है। नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती है। दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, अब ये इमरजेंसी भी अलग अलग टाइप की है। अब 360 के अंदर जो है वित्तीय इमरजेंसी लगती है। मान लीजिए फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो गया तो उस केस में जो है 360 लगती है, मतलब वित्तीय इमरजेंसी उस टाइम लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए 356, अब जो 356 है इसके अंतर्गत आ जाती है जो हमारी स्टेट इमरजेंसी हो जाती है, जिसको कि हम गवर्नर रूल भी कहते हैं। मतलब वहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको जो है उड़ा देती है, तो और पूरी की पूरी पावर जो है गवर्नर के पास आ जाती है और वो जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं 356 स्टेट इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है स्टेट गवर्नमेंट अगर, तो इस बेसिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है बर्खास्त कर सकती है इस केस में। तो ये आपको याद रखना है, मतलब बर्खास्त तो नहीं कर सकती, मतलब ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो है स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है, मतलब ये बेसिस देके वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट के अंदर जो है जो इमरजेंसी है उसको जो है इम्पोज कर सकती है। तो 365 के अंतर्गत ये होता है। तो यहाँ पर देखिए इमरजेंसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं भारतीय संविधान में संविधान का प्रावधान, वन सेकेंड, भारतीय संविधान यहाँ पर इसको काट देना आपने। भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समय समय पर जो है संशोधन होता जाता है, तो आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो है संशोधन होता है। तो आपको याद रखना है कि 368 के अंतर्गत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है संशोधन होता है। 368 के अंदर संशोधन करने के जो है प्रावधान वहाँ पर दिए गए हैं। अब 370 ये तो आपको पता है, ये जो है जम्मू कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटस देता था जो कि अब उड़ चुकी है। नेक्स्ट है 243। अब 243 के अंदर वेरियस क्लॉज है यहाँ पर, जिसके अंदर जो है पंचायत का जो है प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज के जो वेरियस क्लॉज आते हैं उसके अंदर जो है दिए हुए हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देने का प्रावधान करता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब जैसे कि आपको पता है जो आर्टिकल 15 है हमारा, अब ये आर्टिकल ए इस तरह से ये है, इस तरह से आपने इसको करना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 15 होता है, आर्टिकल 15 जो है हमें जो है समानता का अधिकार देता है। यहाँ पर जो अब आपको ध्यान देना है, जो इसके अंदर भी जो है बहुत सारे क्लॉज है, 15A, 15B, 15C, 15D, इस तरह से। तो यहाँ पर देखना है हमें, जो 15A आता है, 15A ये कहता है कि जो संविधान, हम जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, जितने भी लोग हैं उनके साथ जो है किसी भी तरह से लिंग, जाति या दूसरा किसी भी तरह से जो है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15A ये कहता है किसी भी बेसिस पर जो है भारत के किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल B भी इसी से रिलेटेड है, ये भी कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ स्पेशल जो है चीज़ें बताई गई है, जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गए या कोई सार्वजनिक जगह हो गई, वहाँ पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब साथ में जो 15C है, यहीं पर एक क्लॉज और डाला गया है, इसमें यह कहा गया है कि सरकार अगर चाहे तो वो जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। आपने देखा होगा बसेस के अंदर जो है कई बार जो है सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है। तो ये जो है इस बेसिस पर होता है 15C के अंतर्गत। स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो जो है महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। उसी तरह से अगर हम 15D देखें तो 15D के अंदर ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या दूसरी जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके लिए जो है विशेष प्रावधान कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए 15A कितना कॉम्प्लेक्स है। 15A के अंदर चार यहाँ पर आपने प्रावधान देखे। 15A के अंतर्गत सभी के साथ समानता होनी चाहिए, सभी के साथ जो है किसी भी बेसिस पर उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 15B ये कहता है कि जो सार्वजनिक जगह है, जैसे कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें बताई गई है, टेम्पल हो गया, कुएं हो गए, बावड़ी हो गई, इस तरह के ये एरिया, वहाँ पर जो है किसी तरह से जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। C कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए 15C ये कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन जो है कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। 15D ये कहता है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या कोई दूसरी पिछड़ी जाति है उनके लिए जो है विशेष प्रावधान जो है किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आर्टिकल 15 से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर डील हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम जाते हैं, पंचायती राज सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपको पता होगा, जो पंचायती राज है वो जो है राजस्थान के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ था। यहाँ पर जो एक नागौर से, राजस्थान के नागौर से जो है पंचायती राज की जो है शुरुआत हुई थी। हालांकि इसके बाद बहुत सारे स्टेट जो है धड़ाधड़ इसको जो है अपनाने की मुहिम शुरू कर दी थी, लेकिन अगर स्टार्टिंग देखें तो राजस्थान के नागौर से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पर देखिए पंचायती राज का ये भी आपको पता होना चाहिए, जो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट था ये महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी जी ने जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था इसके लिए कि भारत के अंदर जो है पंचायती व्यवस्था जो है होनी चाहिए, वो पहले से ही इसके फेवर में थे। और हम देखें अगर इंडिया के अंदर अगर पंचायती व्यवस्था का, पंचायती जो राज था उसकी अगर व्यवस्था की गई तो वो कहीं ना कहीं जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी से जो है प्रेरित थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो संविधान है हमारा, संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए भाग 3 के अंदर कौन आते हैं? भाग 3 के अंदर हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो आ जाते हैं, मतलब हमारे जो मौलिक जो हमारे कर्तव्य, जो मूल हमारे जो अधिकार है वो आ जाते हैं भाग 3 के अंदर। और ये कौन कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जो आता है वो भाग 3 के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और भाग 3 को ही जो है भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो है 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहले जो है आज़ादी के बाद भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 अखिल भारतीय सेवाएं हुआ करती थी। वो कौन कौन सी थी? वो थी IAS और IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। सिर्फ यही 2 अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश में हुआ करती थी 1966 तक। लेकिन 1966 में एक और अखिल भारतीय सेवा को ऐड किया गया जिसका नाम है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसको भी जो है इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1966 में। 1966 के अंदर जो है तीसरी अखिल भारतीय सेवा को जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अब आपको पता होगा कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो आपको पता होगा वो जो है 12 होते हैं। अब ये लोग जो है अलग अलग फील्ड से होते हैं। इनका हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता,
ये अलग अलग जैसे स्पोर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, या बहुत सारी दूसरी फील्ड आ जाते हैं जिसके सदस्यों को जो है इसके अंदर जो है नियुक्त अपॉइंट किया जाता है। तो आपको याद रखना है 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो जो राष्ट्रपति होता है वो मनोनीत करता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होता है राज्यसभा का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा का भी जो है अध्यक्ष बन जाता है। मतलब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या, अगर कोई आदमी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बिना कोई दूसरा चुनाव लड़े वो जो है राज्यसभा का सभापति जो है वो बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो वो है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हम चलते, और यहाँ पर एक और बात मैं और बता दूं, तो लोकसभा के अंदर कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो है दो एंग्लो इंडियंस को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर 12 को, मतलब 12 को। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस सदन से चुना जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो है हमारे दोस्त जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस सदन से चुना जाता है, तो हम में से बहुत सारे लोग जो है इसको जो है टिक करेंगे लोकसभा से, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंड हम देखते हैं कि लोकसभा से ही चुना जाता है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ से चुना जाएगा। उसके लिए दोनों जो है सदन जो है खुले रहते हैं। ये जो है लोकसभा से भी चुना जा सकता है, ये राज्यसभा से भी चुना जा सकता है, ये कहीं से भी चुना जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस सदन से चुना जा सकता है, वो दोनों में से चुना जा सकता है, कहीं से भी वो चुन के आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो हमारी लोक लेखा समिति होती है उसके अंदर जो है हमारे पास कितने सदस्य रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर जो है 22 हमारे पास जो है सदस्य रहते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य रहते हैं। उसमें से लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्य हैं उनमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो तो होते हैं लोकसभा के हमारे, और जो 7 सदस्य हमारे पास होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। तो आपको याद रखना है कि जो लोक लेखा समिति होती है, यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। जो लोक लेखा समिति है उसके अंदर जो है लोकसभा के कितने सदस्य होंगे, तो वो होंगे 15 सदस्य, और राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, तो वो होंगे 7 सदस्य। और आपको बता दूं जो ये लोक लेखा समिति है इसका प्रावधान सबसे पहले जो है 1919 के अंदर किया गया था। जो उस टाइम जो अधिनियम आया था उसके अंदर जो है इसका प्रोविजन किया गया था। हालांकि जो पहली जो लोक लेखा समिति थी हमारे पास वो जो है 1921 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो ये भी एक पार्लियामेंट की कमेटी है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर जो है हमारे पास 30 जो है 30 हमारे पास कुल इसमें सदस्य रहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। और आपको ये याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर राज्यसभा का कोई भी जो है सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है, और इसमें जो है जो तीनों के तीनों ये सदस्य है ये जो है सारे के सारे लोकसभा से चुनकर आते हैं। सो ये था इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।